Welcome to Cape of Good Hope. In this video, we are going to discuss about NCERT Class 7, Chapter 4, Air. आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन कुछ गैसेस के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहली जो गैस है दैट इज़ नाइट्रोजन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम देखें तो दिस इज़ 78%। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, जो कि हमें 21% के अराउंड देखने को मिलेगी। उसके बाद आती है आर्गन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमें देखने को मिलेगी। ये कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब ये तो हमने समझ लिया कि जो इम्पॉर्टेंट गैसेस होती हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। पाई चार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन कुछ इनर्ट गैसेस भी हमें हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, जैसे कि क्रिप्टॉन, जेनॉन, नियॉन। इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर एंड समझते हैं कि वन बाय वन यहाँ पर आपको कुछ गैसेस के बारे में दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन तो वी ऑल नो क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो दिस इज़ अ ग्रीन हाउस गैस एंड 0.03% प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के कारण ये जनरेट होती हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि इसकी जो इफ़ेक्ट है वो वेदर और क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर और समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को अगर हम वन बाय वन लेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो लेयर हमें अर्थ सरफेस से देखने को मिलेगी वो है ट्रोपोस्फियर, एंड देन आती है स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड देन लास्ट में आपको एक्सोस्फियर देखने को मिलेगी। नाउ वन बाय वन हम इन लेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाली डायग्राम को अगर हम समझें तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगी कि किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ट्रोपोस्फियर, यानी कि अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर तक, अराउंड 13 किलोमीटर तक आपको ट्रोपोस्फियर देखने को मिलेगी। एंड देन उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में ही जो भी एरोप्लेन्स हैं वो चलती हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो जो ओजोन लेयर है, यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जो ओजोन लेयर है वो भी स्ट्रेटोस्फियर में ही हमें देखने को मिलती है। देन इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर दिया गया है 50 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। क्लाउड्स जो हैं, अब अगर मैं ट्रोपोस्फियर की बात करूँ, जो फर्स्ट लेयर है, ये वाली पॉइंट अगर हम देखें स्पेसिफिकली, तो जहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ दिस इज़ द ट्रोपोस्फियर, द फर्स्ट लेयर। यहाँ पर स्पेसिफिकली एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि जितने भी वेदर रिलेटेड फेनोमेना है, यानी कि फॉग हो गई, रेनफॉल हो गई, क्लाउड फॉर्मेशन हो गई, वो आपको ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलेगी। तो ये वेदर फेनोमेना जो भी अकर होती है वो ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलती है, ये याद रखना है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ मेसोस्फियर। मेसोस्फियर स्पेसिफिकली क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है ये समझते हैं, क्योंकि मेसोस्फियर में जितने भी जो भी मीटेरॉइड्स हैं जो आउटर स्पेस से हमारी अर्थ में एंटर होने की कोशिश करती हैं, उनको वो बर्न कर देती है। तो मेसोस्फियर की ये एक स्पेशल फीचर है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 80 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। एंड देन उसके बाद आती है थर्मोस्फियर, ये आयनोस्फियर का एक पार्ट है एंड ऑल्सो इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर एंड ये हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में, यानी कि रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो थर्मोस्फियर इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होती है हाइट की इंक्रीज़ के साथ साथ, तो जितनी आप राइज़ करोगे ऊपर की तरफ, तो इसीलिए नाम जो है देख सकते हो आपकी थर्मोस्फियर का यही मतलब है कि थर्मो मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड। तो इसकी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इसको थर्मोस्फियर कहा जाता है, इस वाली लेयर को। देन फाइनली हम बात करते हैं एक्सोस्फियर की। तो एक्सोस्फियर इज़ दी अपर मोस्ट लेयर
ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज़ नोन एज एक्सोस्फेयर। और यहाँ पर आपको कुछ गैसेस, कुछ बहुत ही लाइट वेटेड गैसेस मिलेंगी जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन, और ये फ्लोट करती हुई आपको दिख जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या होती है। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होती है। वेदर और क्लाइमेट की स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें तो वेदर इज़ नथिंग बट डे टू डे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यानी कि रोज़ मौसम कैसी रहती है उसको हम वेदर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्लाइमेट एक एवरेज है, एक एवरेज कैलकुलेशन है ऑफ 30 ईयर्स। किसी भी रीजन, मान लीजिए थार डेजर्ट है, उसकी क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो उस एरिया को हम डेजर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी जो नेचर है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम पर अगर हम स्टडी करें, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और रेनफॉल काफ़ी कम है, तो इसी वजह से क्लाइमेट है टोटल एवरेज जिसको हम बहुत सालों तक स्टडी करते हैं। लेकिन वेदर डे टू डे, डेली जो वेदर फॉरकास्ट हम देखते हैं उसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि उस जगह पर वेदर कंडीशंस क्या है। देन फाइनली हम टेम्परेचर को पढ़ेंगे। ये जो टर्म्स हैं ये रिलेटेड हैं क्लाइमेट एंड वेदर से। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो सीजन टू सीजन, एंड समर आर हॉटर दैन विंटर्स। एंड इंसोलेशन क्या होती है स्पेसिफिकली, दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसोलेशन। जो भी हीट हमारे अर्थ सरफेस में रिसीव होती है फ्रॉम सन, दैट इज द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर विच इज़ known as insolation। तो insolation इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। क्यों, ये आपको समझ में आ गई। एंड इंसोलेशन जो टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है, तो इसको याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि एयर प्रेशर क्या होती है। एयर प्रेशर इज़ नथिंग बट एयर की जो प्रेशर है। इम्पॉर्टेंट है कि एयर प्रेशर हमारी अर्थ सरफेस में ज़्यादा होती है, और जहाँ आप जितनी अर्थ सरफेस से जितनी ऊपर की तरफ, जितनी एलिवेशन आप ऊपर जाओगे उतनी एयर प्रेशर कम होती जाएगी। तो अर्थ सरफेस में एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होती है, और अर्थ सरफेस से जितनी हाइट ऊपर आप जाओगे उतनी एयर प्रेशर कम होती चली जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एयर प्रेशर आप कभी भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, विंड के बारे में बताया गया है यहाँ पर। अब विंड एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। विंड दो तरीके से ब्लो होती है, एक तो हॉराइजॉन्टल और एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है विंड की। अब विंड बेसिकली हम अगर कैटेगराइज की बात करें तो परमानेंट कुछ विंड होती है, सीजनल विंड होती है, लोकल विंड होती है। परमानेंट विंड की अगर हम बात करें तो जो परमानेंटली हमारे अर्थ में चलती हैं, जैसे कि वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, ट्रेड विंड्स, ये कुछ विंड्स होती हैं जो कि परमानेंटली ब्लो करती हैं। सीजनल विंड यानी कि मॉनसून, हमारे इंडिया में जो मॉनसूनल विंड्स होती हैं वो आपको मॉनसून सीजन में ही ये देखने को मिलेगी। लोकल विंड सी ब्रीज हो गया या लैंड ब्रीज हो गया, तो ये लोकल विंड्स हमें देखने को मिलेगी। ये लोकल है यानी कि लोकल एरिया में आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ विंड्स हो गई। इसके बाद साइक्लोन के बारे में यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है, इसको आप देख सकते हो कि किस तरीके से साइक्लोन की इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलती है। तो डिस्ट्रक्शन के बारे में उड़ीसा की एक सी कोस्ट के बारे में बताया गया है। आप इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको एक आइडिया मिल सकती है इसके बारे में। देन यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में बताया गया है। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल की अगर हम बात करें तो साइक्लोनिक रेनफॉल, देन यहाँ पे आ गया आपका रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड दिस इज़ समथिंग कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो 3 टाइप्स की रेनफॉल हमें देखने को मिलती है स्पेसिफिकली। सबसे पहले साइक्लोनिक, देन ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड देन कन्वेक्शनल रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल वार्म और कोल्ड एयर की टकराव की वजह से साइक्लोन फॉर्मेशन होती है, और इसकी वजह से जो भी रेनफॉल हमें देखने को मिलती है दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी कि जब कंडेंसेशन के द्वारा क्लाउड्स जनरेशन होती हैं, उसके बाद मॉइस्चर ऊपर की तरफ
बढ़ती है एंड राइज होने के बाद माउंटेन से टकराकर रेनफॉल करती है, तो उसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से जानते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल, लाइट वेटेड जो वार्म एयर होती हैं वो ऊपर की तरफ राइज होकर हैवी हो जाती हैं एंड कंडेंसेशन के द्वारा क्लाउड्स फॉर्मेशन करती है एंड देन फाइनली वो रेनफॉल करवाती हैं। सो दिस इज़ द कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो these are the 3 types of rainfall जो कि हमने देखा। So this is all about this and we are done with our session today. I hope the session was useful to you all. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then, thank you so much and bye bye.